नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आत्मा डीआर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ साथ अन्य जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, चाहे वो पुलिस के हों, टीचर के हों, रेलवे के हों, सभी के लिए आवश्यक है। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक ये एग्जाम इसमें इसलिए कवर हो जाते हैं क्योंकि ना हम इसमें फैक्ट की बात करते हैं बल्कि उनका एनालिसिस भी करते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं आते हैं। तो अगर आपको अच्छे से एनालिसिस उनका सुनेंगे और अच्छे से आप उनको पेपर देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे लिंक हो सकता है। तो आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप द्वारा अपलोड किए जो मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसे इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, जिससे हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रोथ कर सके और आपको फ्री में एजुकेशन मिल सके, जिसके आप सभी हकदार हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं आज के करंट अफेयर की बात। उससे पहले हम बता दें, आज जो मैंने लिंक लिया है इसमें भारत के 4 धामों के बारे में बताया गया है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर भारत के 4 धामों की बात की जाए तो उत्तर से चलें तो पहले बद्रीनाथ, फिर जो कि उत्तराखंड में है, पुरी जो कि हमारा उड़ीसा के अंदर है, फिर द्वारका, तो जहाँ पे श्री कृष्ण की जहाँ पे उन्होंने राज्य किया था उसके बारे में बात करी। ये द्वारका है कहाँ पर, ये आपके गुजरात में, और है रामेश्वर जो कि तमिलनाडु के तट पर है। तो 4 धाम कौन से होंगे? बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वर और द्वारका। इन 4 आज मैंने इसको इसलिए शामिल किया है क्योंकि आज आपको इसी के आगे उत्तराखंड के 4 धामों के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। विश्व बैंक समूह ने 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद देश के कारोबारी माहौल की अपनी डूइंग बिजनेस रैंकिंग का प्रकाशन बंद करने का फैसला लिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यूपीएससी आईएएस ने भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि डूइंग बिजनेस कौन रिपोर्ट निकालता है, ये जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन निकालता है? विश्व बैंक। तो ये इसने बंद करने का फैसला लिया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन अर्थात सीएसटीयू अगले महीने तजाकिस्तान के बड़े सैन्य अभ्यास की योजना बना रहा है, जिसका मेन रीजन क्या है कि जो पड़ोसी अफगानिस्तान है वहां पर जो जितनी भी हालतें बिगड़ी हैं उसके रूप में इसको बढ़ित किया जा रहा है, उसके हिसाब से देखा जा रहा है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम ऑफ लंदन, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने एशिया प्रशांत में ऐतिहासिक सुरक्षा समझौतों की घोषणा की है, जिसे चीन का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसे ऑकस संधि और ऑकस गठबंधन कहा जा रहा है। तो अभी देखते हैं इसके बारे में आप डिटेल देखेंगे। साथ ही साथ सरकार ने बैंकों से दबाव वाली संपत्तियों का अधिग्रहण करने और उन्हें बाजार में बेचने के लिए 2 नई संस्थाओं की स्थापना की है। दबाव वाली संपत्तियां उन संपत्तियों को बोलते हैं जहां पर क्या होता है, आप कोई कर्ज लेता है फिर कर्ज वापस नहीं कर पाता है, फिर वो एनपीए बन जाता है। तो जो जितनी भी ये इन ऐसी संपत्तियों को वो खरीदेंगे और खरीद के मार्केट में दोबारा बेचने का कार्य करेंगे। इसके अलावा खाद्य वैक्सीन परियोजना के तहत वैज्ञानिकों ने लेट्यूस जैसे खाद्य पौधों को एमआरएनए वैक्सीन कारखानों में बदलने का प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 4 धाम वो भी आपको मैंने देश के बता दिए, लेकिन आप बात करें उत्तराखंड के बारे में। आइए अब करते हैं इनका एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक्स को जिनका लिंक यूपीएससी और स्टेट पीएससी की जीएस पेपर 2 से है। विश्व बैंक ने डूइंग बिजनेस रैंकिंग को बंद कर दिया है। अगर टॉपिक से लिंक देखा जाए तो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच, उनकी संरचना, जनादेश, इससे लिंक ये टॉपिक आएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन आएगा तो वहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चाइना की हरकत देखी जा रही है, इसलिए विश्व बैंक ने इसको बंद करने का निर्णय लिया है। तो देखते हैं इसमें हुआ क्या है, मुद्दा आखिर क्या था। अगस्त 2020 में विश्व बैंक ने डेटा में बदलाव के साथ कई अनियमितताओं की रिपोर्ट के बाद डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को प्रकाशन को रोक दिया था। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में अनियमितताओं ने 4 देशों को प्रभावित किया था। जो 4 देश जिसमें अनियमितताएं हो रही थी वो कौन कौन से थे? चाइना था, सऊदी अरब था, संयुक्त अरब अमीरात था और अजरबैजान था। 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो वहां की है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा सहित शीर्ष बैंक अधिकारियों द्वारा डेटा अनियमितताओं की जांच में अनुचित दबाव का हवाला दिया गया था। उन्हें लग रहा था उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनको गलत तरीके से उनकी रैंकिंग करी जाए। तो यहाँ के जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, उन्होंने उसका विरोध किया था। ये है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो इससे पूर्व बैंक कर्मचारियों और बोर्ड के अधिकारियों से जुड़े नैतिक मामले भी इसमें उठ चुके हैं, इसलिए इसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। अगर देखें ये रिपोर्ट मायने क्या रखती है, विश्व बैंक की ये वार्षिक रिपोर्ट कई देशों में, विशेष रूप से जितने विकासशील देश हैं उनके लिए मायने इसलिए रखती है कि एक व्यवसाय को खोलना और संचालित करना किसी देश में कितना आसान है, वहां पे कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं, वही अगर इस रिपोर्ट के रैंक के हिसाब से वहां डिसाइड किया जा सकता है कि उस देश में कारोबार शुरू करने का माहौल कैसा है। इसी के बेस पर अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग जारी करने
और निवेशकों के निर्णय को बहुत प्रभावित किया था। इन्वेस्टर वहां पे आएंगे या नहीं आएंगे वो इसकी रैंक के हिसाब से तय होते थे। लेकिन जब रिपोर्ट निवेशकों के लिए बेहद लोकप्रिय हो चुकी है, उसकी कार्यप्रणाली में कई सरकारों द्वारा भारी आलोचना की गई है, जिसमें कई नेताओं ने यह भी कहा है कि जमीन पर वास्तविकताओं का गलत तरीके से वहां पर दिखाया जाता है। कहीं पर हालात अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी उसमें गलत दिखाया जाता है। ये इस पे दबाव आते रहे हैं। आइए बात करते हैं सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, अर्थात कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CSTO बोला जा रहा है। इसकी तजाकिस्तान में सैन्य अभ्यास की बात की जा रही है अगले महीने। तो अगर इसका टॉपिक का लिंक देखें, ये द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, साथ ही साथ भारत से उनके समझौतों से क्या जुड़ा हुआ मुद्दा होगा उससे ये लिंक्ड है। अगर देखें सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन अर्थात CSTO, इसके पीछे नेतार्थ क्या है, उसके लॉजिक क्या है, क्योंकि ये रूस इस पे नेतृत्व करता है। और ये है क्या है, इसमें 6 सदस्य हैं, मेंबर हैं, जो कि तजाकिस्तान इसमें एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। बाकी जितने मेंबर हैं उनकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। इसलिए बोला जा रहा है कि वहां पर अब तजाकिस्तान में जाकर सैन्य अभ्यास करेंगे। इससे हुआ ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी हाल ही में क्या किया था कि अफगानिस्तान से जल्दबाजी में क्या किया था, अपनी वहां पे सेनाएं वापस ले ली थी, जिससे क्या हुआ, वहां पर अब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। इसके बाद वहां पे मॉस्को अर्थात जो भी वहां की राजधानी है रसिया की, इस क्षेत्र में अपने प्रमुख खिलाड़ी, एक प्रमुख प्लेयर के रूप में, वहां पे किंग मेकर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत होता है। उसे ऐसा लग रहा है कि वहां पर अब अच्छे से किंग मेकर बन सकता है। साथ ही साथ इस समूह ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान के साथ उनकी अपनी सीमा पर उत्तेजना के मामले में तजाकिस्तान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक उपाय किए गए हैं, इसलिए वहां प्रैक्टिस की जा रही है। तो ये बात करते हैं सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बारे में, द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसके अगर हम मैप की बात देखें तो आप देखिए रसिया है, पूरा रसिया संघ पूरा है। जो डार्क ब्लू है उसमें देखिए रसिया है, यहाँ पे कजाक रिपब्लिक है। इसी का आप देखिए यहाँ पर कजाक रिपब्लिक का ही यहाँ पे क्या है, कजाकिस्तान के यहाँ पे लग रहा है एकदम। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया है, यूक्रेन है। ये क्या है जो आप डार्क, ये क्या है, एसोसिएट मेंबर है, वो रियल मतलब कि प्रमुख मेंबर नहीं है। बाकी अलावा जो पिंक वाले हैं वो क्या है, कलेक्टिव ट्रस्ट ट्रीटी है ये लोग। बाकी जो बिल्कुल एकदम ये वाले स्काई ब्लू वाले हैं ये ऑब्जर्वर राज है। तो ये तो मैप में हो गया। अगर बाकी डिटेल में देखें तो वर्तमान में इसके सदस्य कौन कौन से, अर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस संघ है और तजाकिस्तान है। ठीक है, ये इतने लोग हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये तजाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान सीमा है साझा कर रहा है। बाकी जितने आप देखिए किर्गिस्तान ऊपर है, साथ कजाकिस्तान ऊपर है, बेलारूस भी ऊपर, अर्मेनिया ऊपर है। तो ये 6 सदस्यों को ये संगठन इसको 2002 में लागू किया था। इनकी उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि ताशकंद संधि के हिसाब से, सामूहिक सुरक्षा संधि से इसको लाया गया था। इनका मुख्यालय कहाँ है, रूस की राजधानी मॉस्को में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं बनता है कि रूस की राजधानी कौन सी है, तो रूस की राजधानी कौन सी है, मॉस्को है। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो ये साइबर सुरक्षा और स्थिरता सहित शांति, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, स्वतंत्रता के सामूहिक आधार पर सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और सदस्य देशों की संप्रभुता को मजबूत करना इसके अंदर शामिल है। तो इसका मेन मकसद है। अगर देखें कि इसमें जब मेंबरशिप मिल जाती है तो उसके अंदर शामिल क्या, अगर आप इसमें मेंबरशिप लेते हैं तो इसमें क्या होगा, तो CSTO सदस्यों का मतलब ये होता है कि जितने भी इसमें मेंबर राज्य हैं वो क्या करेंगे, कोई भी अन्य सैन्य गठबंधनों में शामिल होने नहीं होने दिया जाएगा। आप उनसे बच के रहिए, आप उनमें शामिल नहीं हो सकते हैं। जैसे आप नाटो में शामिल नहीं हो सकते हैं, जिसमें क्या है कि रसिया कहीं ना कहीं अमेरिका से दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसका मेंबर मेन रसिया ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो मेंबर देश है उनमें क्या है, प्रमुख सुरक्षा आशासनों को इनको मानती है। साथ ही साथ जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जब भी तीसरे देशों द्वारा सैन्य आक्रमण को यहाँ पे होगा तो ये सारे मिलकर उसको रोकेंगे, सैन्य आक्रमण को रोक देंगे। तो एक तरीके से आपस में इनका एक ग्रुप है कि आप कोई बाहर से हमला करता है तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। साथ ही साथ बात की जाए CSTO के बारे में, तो इसके जितने भी इसमें साइन किया है उन वो लोग क्या करते हैं, आक्रामकता के सभी खिलाफ, जितना भी कोई रूप हो सकता है, अगर आक्रामकता जरूरी सैन्य हो, और भी जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक लोग, वो भी सामूहिक रूप से इसमें क्या करेंगे, ये लोग उसका मुकाबला करेंगे। हालांकि अभी तक इसमें स्पष्ट ये नहीं है कि ये सुविधा व्यवहार में काम करती है नहीं, बाकी इसमें इन्होंने ये बात कही रखी है। आइए बात करते हैं ऑकस गठबंधन के बारे में। इसमें कौन कौन है, आपका ब्रिटेन है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपका ऑकस गठबंधन। इसमें इसको ऑकस गठबंधन, ऑकस संधि कहा जा रहा है। अगर टॉपिक से लिंक देखें, ये भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां, मंच, उनकी संरचना क्या है, ये इसके बारे में। अगर ऑकस गठबंधन या फिर ऑकस ट्रीटी के बारे में बात की जाए, इसमें 3 राष्ट्रों द्वारा संयुक्त क्षमताओं और उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको आपस में साझा करते हुए अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, सुरक्षा प्रदान करना, रक्षा से संबंधित जितनी भी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, औद्योगिक ठिकाने हैं या फिर जो सप्लाई चेन है, उसके आप इंटीग्रेट करो इनका। इस बात पे ये लोग सहमत हुए हैं। ऑकस की पहली बैठक जब की गई उसके तहत क्या किया गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और UK की मदद से
परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का एक बेड़ा तैयार किया जाएगा, जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ाना होगा। आपको पता होना चाहिए, जब परमाणु ऊर्जा से जब जितनी भी पनडुब्बियां चलती हैं तो उन्हें क्या होता है, उनकी बैटरी जो उनको सप्लाई चाहिए, वो ईंधन की आपूर्ति, वो उन्हें अधिक समय तक मिलती है और पनडुब्बियां ज़्यादा समय तक गहराई के अंदर रहेंगी और अच्छे से वो खोजबीन कर सकती हैं। इसलिए इसमें इसको, अगर आप पनडुब्बी के बारे में आपको और डिटेल जानना चाहते हो, एक मूवी देखिए गाजी अटैक। तो गाजी अटैक में दिखाया गया था पनडुब्बी कैसे बात करती है, क्या क्या उनके प्रेस रिपोर्ट होते हैं, क्या है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आप देखिए, जो बाइडेन के द्वारा अमेरिकी, लंदन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ। तो इस सब के हुआ क्या, इसमें चीन का क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो चीन ने बोला है कि जो भी आपने समझौता किया तीनों देशों ने मिलकर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, ये बेहद ही गैर जिम्मेदारान आपका ये समझौता है। क्यों उसको ऐसे चिंता दिख रही है कि गठबंधन क्या करेगा, उस क्षेत्र की शांति और स्थिरता को कमजोर करेगा। और साथ ही साथ अगर ऐसा करने से यहाँ इस क्षेत्र में क्या होगा, लोग आपसी क्या करेंगे, हथियारों की दौड़ तेज कर देंगे। साथ ही साथ ये एक कोल्ड वॉर वाली मानसिकता लिए घूमता है और इसमें क्या है, वैचारिक पूर्वाग्रह इसमें स्थापित किए गए हैं कि इसमें क्या है, ये पहले से लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे, ऐसा चाइना का मानना है। अगर इस गठबंधन के पीछे के लॉजिक देखा जाए तो इसको एक संयुक्त वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए साझेदारी की घोषणा की गई है, जबकि चीन का सीधे तौर पर वहां पर कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। तीनों नेताओं ने बार बार यहाँ पर जो रीजनल सिक्योरिटी है उनकी चिंताओं का उल्लेख किया है, क्षेत्रीय सुरक्षा उनका उल्लेख किया है, जो उन्हें कहा है कि काफी वृद्धि हुई है यहाँ पर। तो अगर लगातार जो क्षेत्र में अशांति है उसको शांति स्थापित करना इन लोगों का फर्ज है, ये ऐसा कह रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए, हाल के वर्षों में बीजिंग पर दक्षिणी चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। ऐसे ही मतलब इनडायरेक्ट वे में उन्होंने चाइना को टारगेट किया है। पश्चिमी राष्ट्र जो प्रशांत क्षेत्रों पर चीन के बुनियादी ढांचे में निवेश से सावधान रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है चाइना निवेश करेगा तो कहीं का उसका हर्जाना उन्हें इन फ्यूचर देना पड़ेगा। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के खिलाफ चीन के व्यापार प्रतिबंधों की भी आलोचना की गई है, क्योंकि चाइना इनके ऊपर काउंटर विलिंग ड्यूटी लगाई हुई है ऑस्ट्रेलिया से, इसके उसमें आलोचना की गई है। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 3 से लिंक टॉपिक के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एनपीए यानी कि नॉन प्रॉफिट एसेट की गड़बड़ी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा बैड बैंक सेटअप और गारंटी कार्यक्रम चालू किए गए हैं, जो कि टॉपिक का लिंक देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था और उसके लिए योजनाएं, संसाधन जुटाने, विकास विकास और रोजगार संबंधित मुद्दे, इनसे लिंक ये टॉपिक है। तो बैड लोन क्या होते हैं, ऐसे लोन होते हैं जिनको आप चुका नहीं पाते हैं। आप सीधा ये मानिए, जैसे आपने किसी से रुपया लिया 100 बैंक से और आप रुपया चुकाने के में सक्षम है नहीं, बैंक आपसे वसूल नहीं पा रहा, वो बन गया एनपीए। तो कोई तीसरा बोलेगा ठीक है आप हमें ठेका दीजिए, हम वसूल करेंगे, हो सकता है 100 के वो 60 वसूल, लेकिन जीरो से तो अच्छा ही है। तो ऐसे जो लोन जो खरीद लेता है उसे बोलते हैं बैड बैंक, और उसी को और उसके गारंटी कार्यक्रम, उसमें कुछ गारंटियां स्थापित की जाएंगी। तो देखते हैं सिस्टम की क्या कल्पना की गई है। इसमें क्या किया गया है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको NARCL बोला गया है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को पहले ही कंपनी अधिनियम के तहत इसमें शामिल किया जा चुका है। इसको विभिन्न चरणों के विभिन्न फेज में क्या किया जाएगा, जितनी भी कॉमर्शियल बैंकें हैं उनसे लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की दवा वाली संपत्तियों का ये अधिग्रहण करेगा, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति वहां से खरीदेगा। फिर एक अन्य इकाई जिसको इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL बोला गया है, उसे भी स्थापित किया गया है। उसके बाद से क्या होगा, जब ये चीजें आपको जैसे इतना बैड लोन खरीद लेंगे, फिर जो भी ये तनावग्रस्त संपत्तियां, जो भी बैड लोन है, इसको क्या करेंगे, ये बाजार में दोबारा से बेचने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपका ट्रैक्टर अगर 1 लाख का है, आपने 1 लाख उधार लिया था बैंक से, आप उसको चुका नहीं पाए, इन्होंने क्या किया, 60,000 रुपए को ट्रैक्टर लिया, फिर मार्केट में 60,000, 65,000, 70,000 या फिर 40,000 जितने में कोशिश करेंगे उसको बेचने की कार्य करेंगे। इस तरह NARCL अर्थात नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और IDRCL अर्थात इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये संरचना एक नया बैड बैंक बनाएंगी। इनके काम करने के लिए सरकार ने गारंटी के तौर पर इस्तेमाल होने वाले 30,600 करोड़ रुपए के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है कि आप अपना काम करने के लिए इन रुपयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम के बारे में और डिटेल में देखें, इस प्रोग्राम के बारे में, तो जो NARCL द्वारा क्या किया जाएगा, बैंकों को कुछ सुरक्षा रसीदें दी जाएंगी जिनमें 5 साल की गारंटी होगी कि आपको हम ये आप लीजिए, हम आपके बैड लोन लेंगे और आपकी सुरक्षा गारंटी है कि आप इसको रुपया आपका वापस किया जाएगा। इससे सिस्टम के तहत होगा क्या कि NARCL लीड बैंक को एक प्रस्ताव देकर संपत्ति का वहां से अधिग्रहण करेगी और फिर उन्हें मार्केट में बेचने की कोशिश करेगी। जो प्राइवेट क्षेत्र की परिसंपत्तियां हैं या पुनर्निर्माण फर्में होती हैं, जो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं, उनको भी अब NARCL से आगे निकलने की अनुमति दी जा सकती है। आप भी जैसे ऐसे वही संपत्तियां खरीद के आप भी बेचिए, आप भी फायदा कमाइए, इनको कमाइए, ऐसा नहीं कि आप उसको कब्जा किया जाएगा। इससे हुआ क्या कि अलग अलग सार्वजनिक और निजी जितने भी ऋणदाता हैं, एक भारतीय ऋण समाधान कंपनी जिसे IDRS बोला गया है, उसको स्थापित करने के लिए बलों को इसमें मिलाया जाएगा। साथ ही साथ ये क्या करेंगे, जितनी भी इस पर संपत्तियां हैं उनका ये मैनेजमेंट करेंगी और अंतिम समाधान के लिए उनके मूल्य को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, यानी जो एसेट
ऐसा जो एनपीए बन चुका है, उसमें जीरो होने वाला था, उसको कहीं ना कहीं उसको उसका वैल्यू ला के उसमें कुछ प्रॉब्लम को खोजने का कार्य करेंगे। अब देखते हैं, जैसे मैं इसको डिटेल में इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे इकोनॉमिक टॉपिक वैसे थोड़े बोरिंग लगते हैं, बट थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर देखते हैं ये काम कैसे करती हैं। तो होगा क्या कि जो भी आपने, मान लीजिए आपका संपत्ति 100, आपने 1 लाख की खरीदी, तो उसका ये बैंक को क्या करेंगे, ये 15% भुगतान किया जाएगा, और शेष क्या करेगा, उनको सिक्योरिटी रसीद होगी, उनको उसमें दे दी जाएंगी, आपको बाद में भुगतान किया जाएगा। मतलब आपको 15,000 वो दे देंगे, 50,000 की आपको रसीद काट के दे देंगे कि आपको ये रसीद आप बैंक को आप रखिए, ये सुरक्षा के तौर पर आपको समाधान हो जाएगा, तो आपको दे दिया जाएगा। यदि बेड बैंक लोन बेचने, अगर ऐसा होता है कि वो असमर्थ है, और क्या होता है कि वो सुरक्षा गारंटी उन्होंने जिसकी रसीद दे रखी है, रिसिप्ट दे रखी है, अब क्या होगा अगर वो नहीं बेच पाए तो उसमें क्या होगा, तब सरकारी गारंटी लागू की जाएगी, और कॉमर्शियल बैंकों को क्या मिलना चाहिए और बेड बैंक क्या जुटाने में सक्षम था, उसके बीच का अंतर वो स्थापित करेगा कि वाकई में क्या बेड बैंक कितना जुटा सकता था, तो इनको कितना मिलना चाहिए था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सरकार ने अभी इनको 30,600 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। बाकी अंतर को, जैसे अगर नहीं बिल्कुल जीरो, अगर आपका जीरो है फिर भी अगर कोई आपको 60 में उसने गारंटी दी, हम इतना कर देंगे, अगर नहीं हो पाया, अगर तो सरकार आएगी अपना रुपया देगी, उसको पूरा बीच में तो आप बैलेंस करने की कोशिश करेगी। अगर इसका इंपॉर्टेंस देखा जाए तो आपको पता चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में 28 ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो ऐसे ही एनपीओ खरीद कर बेचने का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा है कि बड़े टिकट प्रस्तावों के लिए सरकार द्वारा समर्थित रसीदों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपको कोई बड़े बड़े लोन लेने हैं और बड़े बड़े लोनों को सुलझाना है, तो आपको एक सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ ये सुलझा लेंगे, उसके लिए सरकार की मदद चाहिए थी, सरकार ने तैयार हो चुकी है। तो नवीनतम कदम ये सुनिश्चित करेगा कि एनपीए जिसके लिए पूरा सेटअप ये बनाया गया है और संपत्ति के बंद मूल्य का एहसास हो, और बैंकों में वापस आ जाए, जितना भी जो रुपया रुका पड़ा है तो बैंकों को वापस मिले। साथ ही साथ अगर इसका विकास पूंजी के रूप में उपयोग करते हैं तो बैंकिंग प्रणाली अधिक मजबूत होगी, जो एनपीए है उसका रुपया वापस आएगा तो बैंकिंग में फायदा मिलेगा। आज का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज बात करते हैं, टीके में जो इतने भी खाद्य पौधे उनको शामिल किया जा रहा है कि वैक्सीन बनाने में खाने वाले पौधे होते हैं उनका यूज किया जा रहा है। तो इसमें एमआरएनए वैक्सीन को कारखानों की उसको फैक्ट्री में डालने की कोशिश की जा रही है। ये बायोटेक्नोलॉजी संबंधित मुद्दा है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं आखिर है क्या। तो अभी इस वैक्सीन परियोजना के बारे में बात की जाए तो यूएसए नेशनल साइंस फाउंडेशन ने लगभग 500,000 अमेरिकी डॉलर अनुदान द्वारा समर्थित इस परियोजना के 3 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला क्या है कि एमआरएनए जो टीके हैं उनको डीएनए, ऐसे टीके वाले डीएनए को पौधों की कोशिकाओं के उस हिस्से में सफलतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है जहां इसको ये बार बार आप उसको दोहरा सकते हैं, मतलब कि आप इसमें एमआरएनए टीके द्वारा उसको आप डीएनए के अंदर पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ पौधों के प्रदर्शन पारंपरिक शॉट को टक्कर देने के लिए पर्याप्त एमआरएनए उत्पन्न कर सकता है, इसकी इसमें बात कही गई है। आप अगर किसी में अंदर शॉट देते हैं किसी आप इंजेक्शन का, उसके लिए जितने पारंपरिक रूप से जितने भी आपको एमआरएनए यानी मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड चाहिए वो इसमें पर्याप्त होंगे। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, इनके द्वारा सही खुराक का निर्धारण किया जा सकता है कि आप कितनी खुराक देना चाहते हैं। अगर हम बात करें, अगर ये योजना सफल हो जाती है तो जितना भी प्लांट बेस्ड एमआरएनए टीके होंगे जिनको खाया जा सकता है, इसमें क्या होगा, इससे जो चुनौती को कमरे के तापमान पर संग्रहित करने की क्षमता को दूर किया जा सकता है कि आप इसे आराम से खा सकते हैं, रूम टेम्परेचर रख के खा सकते हैं। तो आप है ना, टीकों को कहीं ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए, तो स्टोरेज की जो समस्या है उसको कम किया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं कि ऐसा इन पौधों में क्या है जो पौधे टारगेटेड किए गए हैं जिसको इसकी एमआरएनए वाले टीके इसके अंदर चल सकते हैं, उनको इस बनाती है, सफल बनाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कि मेन की इफेक्ट क्या है, आपको पता है पत्तियों के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो पौधों के कोशिकाओं में छोटे अंग जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग पौधे कर लेते हैं। पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सन प्रकाश को, सॉरी सन रेज को क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने खाने के लिए भोजन कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। वे छोटे सौर ऊर्जा से चलने वाले जितने भी प्लांट्स हैं जो चीनी व अन्य अणुओं के उत्पादन करते हैं और पौधों को बढ़ने देते हैं। जैसे आपको पता है उसमें कि जो कार्बोहाइड्रेट बनता है कहीं क्या कहता है, वो शुगर होती है, तो उसको पौधे के लिए आवश्यक होती है बढ़ने के लिए। साथ ही साथ इन पौधों में जो आपको वांछनीय अणु बनाने के लिए एक अतिरिक्त स्रोत भी आपको मिल जाएगा, इसलिए इन पौधों से आसानी से आप एडेबल एमआरएनए वैक्सीन बना सकते हैं। अगर इस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, इस तकनीक द्वारा हमारी कोशिकाओं को संक्रामक रोगों में से पहचान करने और उनकी रक्षा करने की सिखाती है। ये एमआरएनए का कार्य है। इसके अलावा इस नई तकनीक के साथ चुनौतियों में से एक सबसे बड़ी ये है कि जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा और जो यहाँ पे स्टोरेज होगा उसके दौरान स्थिरता बनाए रखने के लिए सबसे ठंडा रखा जाना चाहिए। बस ये इसमें क्या है, चुनौती है कि आप जब भी आप कोई चीज़ को आप ट्रांसपोर्ट करेंगे वहाँ पर आपको स्टेबल रखना है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप उसको वहाँ पे टेम्परेचर कम चाहिए होगा।
अगर mRNA टीके के बारे में बात की जाए तो mRNA टीके शरीर को कुछ वायरल प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप प्रोटीन को क्या करिए, वहाँ पे शरीर इंजेक्शन लगा दिया, तो इंजेक्शन mRNA क्या बोलते हैं, वो मैसेज देते हैं आप प्रोटीन का प्रोडक्शन चालू कर दीजिए। तब ये mRNA टीके क्या करते हैं, इनका उपयोग कर इनको काम करने में क्या होता है, जो अणु हैं जो अनिवार्य रूप से डीएनए निर्देशों को क्रिया में डालते हैं, मतलब आपने मैसेज भेजा तो डीएनए क्या बोलेगा, ठीक है चलो प्रोटीन सिंथेसिस चालू करते हैं। फिर क्या होता है, सेल के अंदर mRNA का उपयोग प्रोटीन बनाने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में किया जा सकता है, तो ये mRNA टीके हेल्प करेंगे हमारे अंदर प्रोटीन को बनाने के लिए। अगर इनके महत्व की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, वो या तो जन्मजात होता है या हम कहीं से गेन करते हैं। जन्मजात जैसे होता है, जिन सुरक्षा से हम पैदा हुए हैं वो हमें मिली है, और गलत क्या होता है कि अगर हमें कोई रोग हुए, कोई बीमारियां हुई, तो उनको लड़ने के लिए हमारी बॉडी ने जितना भी इम्यून सिस्टम बनाया वो हमने क्या किया, एक्वायर किया। तो क्लासिकल वैक्सीन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आमतौर पर केवल जितने भी अधिकृत प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ काम करेंगे, और जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली एक अन्य घटक द्वारा सक्रिय होता है, वो भी इसमें क्या करेंगे, सहायता करेगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी आप mRNA लेके जाएंगे और वो लगे शॉट अगर हमारे अंदर लगे, तो अगर कोई रोग है तो उससे लड़ने के लिए इसमें ये हेल्प करेंगे। इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है कि ये टीके में mRNA जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली को भी ट्रिगर कर सकता है, मतलब ये नहीं केवल आपको जो कोई बीमारी हो तो उसके लिए काम करेगा, बल्कि अगर आप जन्मजात आपके साथ जो भी आपके इम्यून सिस्टम है उसको भी बढ़ा सकता है, उसको ट्रिगर मतलब क्या होता है, और उत्तेजित कर सकता है, जो क्या करेगा, जो कि जोड़ने की आवश्यकता के बिना रक्षा की अतिरिक्त परत प्रदान करेगा कि आपको, क्योंकि वो भी ट्रिगर हो जाएगी और ये इन्होंने टीके लगे, इन्होंने भी क्या किया, हमारे इम्यून सिस्टम को और बूस्ट कर दिया है। तो जो आपने किसी रोग से लड़के जो आपने आपकी बॉडी ने प्रतिरक्षा प्रणाली बनाई है वो, और जो आपको आनुवंशिक रूप में मिली, दोनों के साथ कार्य करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी और अच्छे से प्रतिरक्षा हो सकेगी आपकी बॉडी के अंदर। आइए बात करते हैं चार धाम के बारे में, जो कि उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा बात करते हैं। मैंने आपको देश के बता दी, देश में कौन से हैं, बद्रीनाथ है, पुरी है, द्वारका, और आपका साउथ में क्या है, वहाँ पर रामेश्वर है। ये चार धाम है। अगर तो आप देखिए भारत के मैप में उत्तराखंड यूपी के ऊपर काट कर बनाया गया हिस्सा है। तो चार धाम का मतलब होता है चार धाम, यानी कि चार धार्मिक स्थल, चार मतलब फोर, और धाम मतलब धार्मिक स्थल। तो उत्तराखंड के जो चार धार्मिक सर्किट के इस्तेमाल के रूप में किया जाने वाला ये शब्द है। तो उत्तराखंड में जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से मिलकर पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों की कवर करता है। चार धाम में ये धाम जोड़े गए हैं। ये सभी चार मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय श्रेणी में आते हैं, एक साथ एक गढ़वाल जो हिमालय है उसमें आते हैं। ये हिंदुओं द्वारा अपने पापों का छुटकारा पाने और मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य, जिसको हिंदू में मोक्ष प्राप्त करना माना गया है कि अगर इनकी यात्रा करोगे आप तो आपको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा, इसलिए सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों के रूप में माना जाता है। अगर आप देखिए, ये देहरादून वहाँ की उत्तराखंड की राजधानी है, वहाँ से लगा हुआ है मसूरी। तो यहाँ पे चार धाम है, आप देखिए, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, गंगोत्री और बद्रीनाथ है। ये चारों धाम वहाँ पे एक उत्तराखंड के चार धाम है। ठीक है, अगर इन्हीं को आप वैसे देखिए, इनके चित्र द्वारा अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आप देखिए बद्रीनाथ को इस तरह से बद्रीनाथ का कुछ चित्र कुछ इस तरीके से है। ये देखिए आप, ये बद्रीनाथ का है, फिर ये केदारनाथ का है, इसको आपने मूवी में देखा होगा वो, फिर यहाँ पे गंगोत्री हुई है, यमुनोत्री। तो चार धाम कहाँ के हैं, ये वहाँ के चार धाम हैं उत्तराखंड के। तो उनकी बात इस वाले टॉपिक में की। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर और उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा किए गए ये प्रयोग अच्छे लगे होंगे और आपको ये जो आज के टॉपिक है समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको दूर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसको नोट्स बनाने के लिए अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दी जाए तो आप अपना ईमेल लिखिए, हम आपको उसको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे। और फिर भी आपको कोई शिकायत तो आप इसमें लिखिएगा। नहीं तो जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा दयार के साथ। मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।